देखो दोस्तों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मां शारदा स्कूल थानागाजी की ओर से संचालित वीडियो क्लासों का भरपूर तरीके से आनंद लेते हुए अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखें। इसी के साथ अपन पढ़ेंगे आज जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं: भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। तो फर्स्ट नंबर पे जैसे अपन कारकों की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा हो गया? भौतिक या भौगोलिक कारक बोल सकते हैं अपन। फर्स्ट नंबर पे भौतिक कारक, दूसरा मेन भाग हो गया आर्थिक कारक, और थर्ड नंबर पे सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। अब देखो, भौगोलिक या भौतिक कारक, इनमें वे कारक होंगे जो प्रकृति प्रदत्त हैं, जिनमें या जिनके निर्माण में मानव का कोई योगदान नहीं है। तो ऐसे जो कारक होंगे वो भौतिक कारक होंगे, वो भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करेंगे। आर्थिक कारक जो मानव निर्मित है या मानव का उनमें योगदान है, तो ऐसे कारक आर्थिक कारकों में। और थर्ड नंबर पे सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी कि मानव की जो क्रियाएं हैं, मानव का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा या रहने का सिस्टम, तो ये भी जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करता है। अब देखो, इनमें कौन कौन से कारक शामिल होंगे। अपन भौगोलिक कारकों की बात करें, जैसे जल की उपलब्धता है, जल की उपलब्धता है। सेकंड नंबर पे जलवायु है। थर्ड नंबर पे मृदा है। फोर्थ नंबर पे धरातल है। या इस फिफ्थ नंबर पे स्थिति या अवस्थिति। फिफ्थ नंबर पे क्या हो गया? स्थिति या अवस्थिति हो गई। आर्थिक कारकों की अपन बात करें तो आर्थिक कारकों में जैसे फर्स्ट नंबर पे नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, खनिज है। ये किस में शामिल होंगे? आर्थिक कारकों में शामिल होंगे। और तीसरा मेन भाग सामाजिक कारक या सांस्कृतिक कारक, जिसमें मानव का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा इत्यादि शामिल होता है। अब देखो, अपन बात करें कि भौतिक कारक जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। कैसे करेंगे प्रभावित? कि स्थिति की बात करें, स्थिति या अवस्थिति, अपन ने वितरण में भी बात की थी कि स्थिति और अवस्थिति में अपन कौन से तथ्यों को लेकर के बात करेंगे कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, कि जिस प्रदेश के मानव अधिवासियों को लेकर के अपन बात कर रहे हैं, तो वो प्रदेश कितने डिग्री अक्षांश और देशांतरों के बीच में स्थित है।
क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र से जैसे जैसे अपन ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएं, चाहे दोनों ही गोलार्धों में, तो जलवायु में कठोरता आती जाती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास भी जलवायु कठोर ही है एक तरह से, क्योंकि अति उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो स्थिति या अवस्थिति उस भौगोलिक प्रदेश की जनसंख्या को प्रभावित करेगी कि यदि जलवायु अत्यधिक कठोर होगी तो मानव उन क्षेत्रों में अपना अधिवास नहीं बनाएगा, और अधिवास नहीं बनेंगे तो जनसंख्या घनत्व कम होगा। और यदि जलवायु यानी कि स्थिति के अनुसार उस प्रदेश की जलवायु सम हो, समशीतोष्ण प्रकार की हो या मानसून प्रकार की हो, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या उस क्षेत्र की ओर आकर्षित होती है और अपने अधिवासों को बढ़ावा देती है। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या घनत्व भी उच्च होगा। सेकंड नंबर पे बात करें अपन जल की उपलब्धता। देखो, सामान्य रूप में अपन चर्चा करते हैं कि जल ही जीवन है। तो जिन क्षेत्रों में देखो मानव की कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जिसमें मानव जल का उपयोग नहीं करता हो, जैसे पेयजल को लेकर के भी जल का उपयोग करता है, सिंचाई साधनों में भी, या कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी मानव सिंचाई के रूप में जल का उपयोग करता है। औद्योगिक उत्पादन करने के लिए वस्तुओं के सांद्रण में भी मानव किसका प्रयोग करता है? जल का प्रयोग करता है। वनस्पति को बढ़ावा देने के लिए भी जल की उपलब्धता जरूरी है। तो उत्पादन के जो भी साधन हैं तो उनको संचालित रखने के लिए उस भौगोलिक प्रदेश में जल की उपलब्धता होना बेहद आवश्यक है। जल नहीं होगा तो उस क्षेत्र में मानव अपना अधिवास नहीं बना पाएगा, और जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होगी तो मानव अपना अधिवास बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अपन बात करें, जैसे संपूर्ण भारत की बात करें तो भारत में जो नदियों के अपतटीय क्षेत्र हैं, तो नदियों के अपतटीय क्षेत्रों के आसपास जो समतल मैदानी क्षेत्र हैं, उन समतल मैदानी क्षेत्रों में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और जो क्षेत्र जैसे थार मरुस्थल की बात करें तो थार मरुस्थल में विरल जन घनत्व पाया जाता है। लेह लद्दाख की बात करें तो वहां विरल घनत्व पाया जाता है। जलवायु, देखो किसी भी भौगोलिक प्रदेश की जलवायु कठोर होगी तो मानव उत्पादन प्रक्रियाओं को संपन्न नहीं कर पाएगा। यानी कि जैसे अत्यधिक ठंडी वर्ष भर टेम्परेचर यदि 5 डिग्री या उससे कम रहता है तो उन क्षेत्रों में केवल शीतकालीन जो फसलें हैं उन्हीं का उत्पादन हो सकता है, अन्य फसलों का उत्पादन उस क्षेत्र में नहीं हो सकता। मानव के लिए भी एक तरह से वो अनुकूल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन प्रक्रियाएं यदि जलवायु अत्यधिक उष्ण हो या अत्यधिक ठंडी हो तो उन क्षेत्रों में उत्पादन प्रक्रियाएं भी अवरुद्ध हो जाती हैं और मानव के लिए भी वातावरण कठोर बना रहता है। ऐसी स्थिति में मानव अपना अधिवास कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में नहीं बनाता। जैसे जलवासी पशुचारण की प्रक्रिया है, जिन क्षेत्रों में अत्यधिक उष्ण या मरुस्थलीय क्षेत्र है या विशेष पर्वतीय क्षेत्र है तो उन क्षेत्रों में जलवासी पशुचारण की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने वाले जो व्यक्ति हैं या उन प्रक्रियाओं को संपन्न करने वाले जो व्यक्ति हैं वो जलवायु में परिवर्तन के हिसाब से क्षेत्र चुनते जाते हैं। कि जैसे गर्मी का दौर स्टार्ट हो गया या ग्रीष्मकालीन दौर स्टार्ट हो गया तो अपने मैदानी क्षेत्रों से वो व्यक्ति अब पशुपालन प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। और जैसे शीतकालीन दौर स्टार्ट होता है तो पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर वे वापस वो मैदानी क्षेत्रों की ओर आ जाते हैं। तो अब ये ऐसी जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो किसके कारण हो रही हैं? जलवायु के कारण हो रही है। अगले नंबर पे बात करें मृदा। देखो, उत्पादन कृषि प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए जलोढ़ मृदा, काली मृदा या दोमट मृदा को सर्वाधिक अनुकूल माना जाता है। अब जिन क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा की अधिकता है
तो वहाँ उत्पादन प्रक्रियाएं ज़्यादा संपन्न होती हैं, और उत्पादन प्रक्रियाएं जब ज़्यादा संपन्न होंगी तो जनसंख्या को रोजगार ज़्यादा मिलेगा। रोजगार ज़्यादा मिलेगा तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय का जो स्तर होगा वो उच्च स्तर होगा। ऐसी स्थिति में जनसंख्या उस क्षेत्र की ओर क्या होती है, आकर्षित होती है। धरातल की बात करें, देखो धरातल भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करेगा। देखो पिछले टॉपिक में अपन ने बात की थी कि जनसंख्या वितरण को भी धरातल प्रभावित करता है, कि धरातल यदि उच्चावच युक्त होगा, विशेष पर्वतीय हो या दर्रेनुमा स्थितियों में हो, तो घाटीनुमा स्थितियों में हो, तो ऐसी जगहों पर मानव न तो अपने अधिवास बना सकता, न ही वो उत्पादन प्रक्रियाओं को संपन्न कर सकता, न ही वो परिवहन संचार के साधनों को विकसित कर सकता, और न ही औद्योगिक इकाइयां लगा सकता। तो ऐसी स्थिति में इन प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए, उत्पादन कृषि क्रियाओं के लिए या औद्योगिकरण के लिए, परिवहन संचार के साधन विकसित करने के लिए धरातल का समतल होना आवश्यक है। अब जो क्षेत्र समतल है, अनुकूल दशाएं, तो वहाँ जनसंख्या घनत्व उच्च पाया जाता है। जिन क्षेत्रों में धरातल उच्चावच युक्त है, यानी विशेष दर्रे या विशेष पर्वत हैं, तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व विरल पाया जाता है। तो धरातल भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। तो ये कारक रहे कौन से, भौतिक कारक यानी कि भौगोलिक कारक। दूसरे नंबर पे अपन बात करें आर्थिक कारकों की। देखो आर्थिक कारकों में नगरीकरण, नगरीकरण भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। कैसे, कि जो क्षेत्र नगरीय है, स्वाभाविक बात है कि वो क्षेत्र अपने आप में विकसित प्रदेश है, और विकसित होंगे तो विकसित प्रदेशों की विशेषता होती है कि वहाँ रोजगार के जो साधन होंगे वो उच्च स्तर पर होंगे। जब रोजगार के साधन उच्च स्तर पर होंगे तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय या मजदूरी की जो स्थितियां होती हैं वो भी उन्नत स्तर पर होती है। तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय नगरीय क्षेत्रों में उच्च होती है। तो ऐसी स्थिति में या बेरोजगार व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने के लिए नगरीय क्षेत्रों की ओर गमन कर जाता है। जैसे जैसे उसकी आय का स्तर परिवर्तित होता जाता है या आय में सुधार होता जाता है, इनकम के स्रोत बढ़ते जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अपना अधिवास ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ करके और नगरीय क्षेत्रों में ही वो विस्थापित हो जाते हैं। दूसरा कारक औद्योगिकरण। देखो दोनों पहलुओं की एक साथ बात करें अपन, जैसे औद्योगिकरण है और खनिज तत्व है। जिन भौगोलिक क्षेत्रों में खनिज तत्वों की उपलब्धता अधिक होगी तो वहाँ खनन प्रक्रियाएं अधिक मात्रा में संपन्न होंगी। जब खनन प्रक्रियाएं ज़्यादा संपन्न हो और कच्चा माल अधिकता में उत्पादित हो तो ऐसी स्थिति में वृहत पैमाने की औद्योगिक इकाइयां जो हैं वो उसी क्षेत्र में स्थापित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में शक्ति के साधन या कच्चा माल परिवहन की जो लागत है वो लागत कम हो जाती है और उत्पादन प्रक्रियाएं उसी क्षेत्र में संपन्न हो जाती हैं। तो जिन क्षेत्रों में खनिज तत्व अधिक होंगे तो वहाँ सीधी सी बात है कि औद्योगिक इकाइयां भी अधिक लगेंगी, और जहाँ खनिज तत्व अधिक होंगे तो खनन क्रियाओं में भी व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, औद्योगिक इकाइयों में भी व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में लोगों की प्रति व्यक्ति आय उस क्षेत्र में क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये कारक भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करेंगे कि जहाँ ये उच्च स्तर पर होंगे तो वहाँ जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा, और जहाँ औद्योगिक इकाइयां या खनिजों की न्यूनता होगी तो वहाँ जनसंख्या भी विरल अवस्था में पाई जाएगी। दूसरा मेन कारक हो गया। थर्ड नंबर पे अपन बात करें सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। अब देखो इनमें लोगों का खान पान है, वेशभूषा है, रहन सहन है, ये मुख्यतः सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में शामिल होते हैं। कि लोगों की भाषा, एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र की ओर गमन करता है तो गमन वो उसी क्षेत्र में करेगा जहाँ उसके अनुकूल भाषा हो,
उसके अनुकूल खान पान की स्थितियाँ हों, रहन सहन की प्रक्रियाएँ हों। तो ऐसी स्थिति में मानव उन क्षेत्रों में रोजगार प्राप्ति के लिए गमन करता है और उन्हीं क्षेत्रों में स्थायी रूप से बस जाता है। और जिन क्षेत्रों में संवेदनात्मक स्थितियाँ या सांप्रदायिकता की स्थितियाँ जब बनी रहती हैं तो व्यक्ति उन क्षेत्रों को छोड़ करके अन्य क्षेत्रों की ओर गतिमान हो जाता है। तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व विरल स्थिति में हो जाएगा और जहाँ ये स्थितियाँ अनुकूल होंगी तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व उच्च स्तर पर पाया जाएगा। ये जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, फर्स्ट नंबर पे भौतिक या भौगोलिक कारक, सेकंड नंबर पे आर्थिक कारक, थर्ड नंबर पे सामाजिक या सांस्कृतिक कारक। इनके ये भाग हो गए। भौतिक या भौगोलिक कारकों में स्थिति, जल की उपलब्धता है, जलवायु है, मृदा है, धरातल, ये भौगोलिक कारक हो गए। आर्थिक कारकों में नगरीकरण, औद्योगिकरण, खनिज, ये आर्थिक कारक हो गए। और थर्ड नंबर पे सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नो?